So, hi everyone. Today we're going to be starting with O levels chemistry past papers. Today we are doing May June 2012, paper 11, and we're starting with question number 12 of it. The diagram shows an apparatus used to compare rates of diffusion. Which labeled position did a wide deposit of ammonium chloride form? ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास है source of ammonia gas. We have a ammonia gas and we have hydrogen chloride gas. अब rate of diffusion हमारा depend करता है the molecular mass of the gas, जिसे हम कहते हैं MR. ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट गैस होती है ना MR पे डिपेंड करता है. जितना MR कम होता है ना, यानी गैस लाइट है, उतना वो तेज़ ट्रैवल करती है. इसके एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ हैवी बॉल एंड देयर इज़ अ लाइट बॉल. फॉर विच बॉल इज़ इट मोर ईजियर टू ट्रैवल, द हैवी वन और द लाइट वन? ऑब्वियसली अगर एक बॉल भरा है, देखें वी हैव अ बिग बॉल एंड वी हैव अ स्मॉल बॉल, इट वुड बी ईजियर फॉर द स्मॉलर बॉल टू ट्रैवल. इसी तरह हमारे केमिस्ट्री में भी ये होता है, जो हमारे बिगर कॉम्पाउंड्स होते हैं या फिर जिनका MR ज़्यादा होता है, जो हैवियर कॉम्पाउंड्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है ट्रैवल करना. जबकि जो हमारे छोटे कॉम्पाउंड्स होते हैं जिनका MR कम होता है, छोटा आई डोंट मीन इन साइज़, छोटे का मतलब है कि उनका MR कम है, दे हैव अ लोअर MR, इट इज़ ईजियर फॉर देम टू ट्रैवल. अगर हम अमोनिया देखें तो अमोनिया इज़ NH3, नाइट्रोजन इज़ 14 एंड हाइड्रोजन इज़ 3, सो 15, 16, 17. अमोनिया का MR इज़ 17 और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन गैस का 35.5 होता है, उसमें 1 के दिन तो 36.5. अब इनमें से ज़्यादा MR किसका है? इसका. मतलब इसके लिए डिफ़िकल्ट ट्रैवल करना, ये थोड़ा ट्रैवल करेगा. और जो अमोनिया है, क्योंकि उसका MR कम है, इसीलिए अमोनिया ज़्यादा ट्रैवल करेगा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर कि द मोर मास यू हैव द स्लोअर यू ट्रैवल. ठीक है, जितना MR कम उतना आसान होगा ट्रैवल करने में. जितना मास कम उतना आसान, जितना MR ज़्यादा, जितना मास ज़्यादा उतना मुश्किल. तो होगा क्या कि हमारे यहाँ से आ रही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अब क्योंकि इसका MR ज़्यादा है, ये हैवी है, सो ये हैवी गैस है, तो ये आराम से ट्रैवल करेगी. और क्योंकि ये आराम से ट्रैवल करेगी तो ये जो है ये तेज़ ट्रैवल करेगी. 1 सेकंड के अंदर अंदर, फॉर इंस्टेंस हम 1 सेकंड का टाइम पीरियड ले रहे हैं ना, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर ये सिर्फ अभी D पे पहुंची होगी, ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच गई होगी. ये थोड़ा ट्रैवल करेगी. देखें, अगर हम डिस्टेंस में करें तो इसने यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये ले, इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. और अगर हम दूसरी तरफ अपने इसका डिस्टेंस देखें हमारे अमोनिया ने, तो अमोनिया ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो सेम टाइम में अमोनिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. अब C देखें, जो C है ना वो मिडल है. मिड तब होता है जब ये दोनों इक्वल, दोनों का MR होता है, तो ये और ये सेम ट्रैवल करते हैं. पर क्योंकि इसका कम है, तो ये देखें ये येलो वाला एरिया कम है हमारे पास, ये थोड़ा ट्रैवल करेगी और ये ज़्यादा ट्रैवल करेगी. सो द आंसर इज़ D. एंड वाई D? क्योंकि वी चेक द MRs ऑफ बोथ गैसेस. Now let's move on to question 13, which says, which statement about conduction of electricity is correct? Electricity is conducted in aqueous solution by electrons. Not at all. देखें, aqueous solution में I'll explain this concept as well to you. सबसे पहले metals की बात करते हैं. ये हमारे पास एक metal है. metal में होता क्या है, हमारे पास positive ions होते हैं, positive, 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 इसको हम इधर ही रहने देते हैं, और हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है,
अब मेटल में ये एक मेटालिक स्ट्रक्चर है। मेटल्स में होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है। इन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के, ठीक है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर हमारा एक बीकर है, इसमें हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब कुछ बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं कि इसमें भी तो पॉजिटिव आयंस है, मेटालिक में भी तो। हाँ, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वैलिड कि देखिए मेटालिक में भी तो पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो क्यों हमारे सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्शन थ्रू आयंस होती है? इसका रीज़न बच्चे ये है कि जो आपके मेटालिक स्ट्रक्चर में आयंस है ना, दे आर स्टेशनरी, दे आर स्टैगनेंट, वो स्टिल है अपनी जगह पे। देखें, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। आयंस इन मेटालिक स्ट्रक्चर आर स्टेशनरी। दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है कि वो स्टिल हैं एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजिशंस। देखें, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो स्टेशनरी आयंस के दरमियान भी मूव कर सकते हैं। ये गैप्स नहीं है, थोड़े थोड़े इनमें से इलेक्ट्रॉन ईजीली ऐसे मूव कर लेते हैं। पर हमारे आयंस जो होते हैं दे आर बिगर इन साइज़, वो मूव नहीं कर सकते। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं ना, उनके लिए मूवमेंट आसान होती है क्योंकि वो एक्वस है ना, वो फिक्स्ड अपनी जगह पे नहीं है, वो सॉलिड नहीं है, तो आयंस इजीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह जब आपके पास मेल्टेड आयनिक कंपाउंड भी होता है ना, मेल्टेड में भी यही होता है कि आयंस जो होते हैं वो मूव कर लेते हैं, तो मेल्टेड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। समझ आई? आई होप ये आपको बातें समझ आ रही हैं। नाउ लेट्स रीड आवर ऑप्शंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, बाय आयंस। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन अ मेटल वायर बाय आयंस, मेटल, मेटालिक बॉन्ड। मेटल में क्या होता है? मेटल में होता है इलेक्ट्रॉन्स, आयंस नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड इन अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट बाय इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी क्या बताया, मोल्टन में भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयन से। इलेक्ट्रॉन्स में मेटल्स, ये देखें हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में, आयंस एक्वस सॉल्यूशन में। अगला है इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड इन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिड क्या है? एसिड भी तो एक आयनिक वही है ना कंपाउंड, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड नहीं है क्या? हाइड्रोजन एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन आयंस होंगे ना। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हमारा क्लोरीन आयन। तो ये हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन आयंस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड में कंडक्ट करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, हर साल वो ये पूछता है। इस MCQ तो आप रटा लगा लें बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंडक्टेड इन एसिड सॉल्यूशन बाय आयंस। एसिड जो होता है हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है, और जब उसका सॉल्यूशन का मतलब है वो एक्वस है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ गोना बी कंडक्टेड बाय आयंस, इट इज़ एंड ionic compound, or it has ions. In terms of electrons, what happens when potassium combines with iodine to form a compound? Instead of reading the options first, let's discuss कि होता क्या है। पोटाशियम ग्रुप 1, ठीक है, आयोडीन ग्रुप 7, दैट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता है। अब सबसे पहले हम पोटाशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है कि पोटाशियम इज़ इन ग्रुप 1, सो दिस इज़ द फर्स्ट शेल ऑफ पोटाशियम, दिस इज़ द सेकंड शेल, ये ओवल बन गया, so that's the second shell,
that is the third shell. And the thing over here is पोटाशियम के थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर जितने भी शेल्स आप कंबाइन कर लें, जो उसका लास्ट शेल है ना, एज इट इज़ इन ग्रुप 1, तो लास्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा. दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल बिकॉज पोटाशियम इज़ इन ग्रुप 1. अब इसी तरह अपने आयोडीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. जो हमारा आयोडीन है ना, 1 2 3, ये मुझे नहीं पता उसके कितने शेल्स हैं, वो आप पीरियड नंबर से कर. लेकिन जो उसका लास्ट शेल है ना, उसमें एक सेकेंड, ये मैं लास्ट शेल बनाती हूँ सही से. इसका लास्ट शेल है आयोडीन का. ये स्टार्टिंग में शेल्स आप जितने मर्जी अंदर डाल लें, वो आप पीरियड नंबर से देखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 है उसमें, बिकॉज़ ये ग्रुप 1 में है और ये ग्रुप 7 में. ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में है हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब होता यह है कि पोटाशियम को अपने फुल इलेक्ट्रॉन्स करने हैं. ठीक है, देखिए इस शेल में तो 8 हैं, ये जो इसके अंदर वाला शेल है ना, इसके अंदर तो 8 हैं, और पोटाशियम चाहता है कि ये 8 कर ले. बट अब प्रॉब्लम ये है कि 8 करने के लिए इस आखिरी वाले शेल में इसको 7 गेन करना है, विच इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो 7 गेन करना ज़्यादा मुश्किल है या 1 लूज़ करना? ऑब्वियसली 7 गेन करना, 1 तो आराम से लूज़ हो जाएगा. तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ गेनिंग 7, वो एक ये वाला लूज़ कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन. इट लूजेज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाता है. समझ आई? सो दैट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पोटाशियम में से आयोडीन में चला जाता है. आई होप दैट मेक्स सेंस. तो पोटाशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, और आयोडीन क्योंकि उसको फुल 8 करना है तो वो गेन कर लेता है. सो यहाँ पे लिख लेते हैं पोटाशियम विल लूज़ एंड आयोडीन विल गेन इलेक्ट्रॉन. आई होप दिस मेक्स सेंस कि क्योंकि पोटाशियम को फुल इलेक्ट्रॉन शेल चाहिए तो वो अपना एक निकाल देगा, और आयोडीन के पास 7 है, उसको फुल शेल चाहिए तो वो एक डाल देगा. सो नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस. द एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स ईच लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन. नहीं, बोथ एलिमेंट्स तो नहीं लूज़ करते, हमने यहाँ पे अभी देखा है ओनली पोटाशियम इज़ लूजिंग. द एटम्स ऑफ बोथ एलिमेंट्स ईच गेन 1 इलेक्ट्रॉन. नहीं, हमने तो सिर्फ देखा कि आयोडीन गेन कर रहा है, पोटाशियम ने तो कुछ गेन नहीं किया. The potassium atom each lose 1 electron and the iodine atoms each gain 1 electron. Potassium atoms each lose 1 electron, ठीक है, and the iodine atoms each gain 1 electron. Yeah, that's correct. Potassium हमने यही तो कहा है, हमने कहा है potassium lose कर रहा है, iodine gain कर रहा है. So option C is correct. Now let's read option D. The potassium atoms each gain 1 electron. Potassium gain कर रहा है. पोटाशियम कहाँ पे गेन कर रहा है? पोटाशियम तो लूज़ कर रहा है. पोटाशियम को तो फुल आउटर शेल चाहिए. पोटाशियम इज़ इन ग्रुप 1, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और पोटाशियम चाहता है उसका आखिरी शेल में 8 हों, पर उसके पास सिर्फ 1 है. इट वॉन्ट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बट इट ओनली हैज़ 1. सो पोटाशियम लूजेज दैट 1. It says that I don't want that 1 electron because I want 8, and if I don't have 8, I lose the 1 to get my complete outer shell. Iodine has 7 electrons. Now what iodine wants to stabilize itself to get the structure of a noble gas is that it wants full 8 electrons, but unfortunately iodine is short of only 1 electron. So sodium, this potassium thing, it wants complete shell, iodine wants complete shell, so they make an ionic bond and it transfers its 1 electron to the iodine. I hope this makes sense. Let's move on to the next question. Aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using copper electrodes. Which equation represents the reaction taking place at the anode, the positive electrode in the electrolysis? Now this is a very detailed topic, but I'm just gonna discuss the क्वेश्चन कि इसमें देखें कॉपर सल्फेट है आपके पास और आप कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं. व्हेन यू यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स समथिंग
which is about normal electrolysis. Now let's discuss this question. This is the positive terminal, this is the negative terminal. Positive, negative. This is the anode. This is the cathode. ठीक है, होता ये है जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं ना, ये हमारा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और ये ब्लू कलर का होता है. सो आई एम जस्ट, ये हमने यूज़ कर लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन. अब होता ये है कि जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं ना और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो समथिंग strange that happens is कॉपर यहाँ से कॉपर निकलता है और यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता है. ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमारा जो एनोड होता है वो कॉपर लूज़ करता है और जो कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव है, वो गेन करता है. एनोड लूज़ करता है, कैथोड गेन करता है. अब होता ये है, ये कॉपर आयंस बन के पहले सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन से ये दोबारा कॉपर फॉर्म में आके कैथोड पे चले जाते हैं. अब यहाँ पे I'd write one thing कि इक्वेशन हम बनाते हैं सबसे पहले एनोड की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इक्वेशन ओरिएंटेड है. एनोड पे क्या होता है, जो हमारा कॉपर है ना, अब ये सिंपल मेटल है, अपने मेटालिक फॉर्म में, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ठीक है, कॉपर, अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ताकि कॉपर आयन बन जाए. कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है टू फॉर्म कॉपर आयन. रिमेंबर दिस, कॉपर है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए और वो बन गया कॉपर आयन. अब होता ये जो कॉपर आयन है ना, जब ये जाता है सॉल्यूशन के अंदर और जब ये कैथोड पे आता है, तो कैथोड पे क्या होता है, ये कॉपर आयन गेन करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर आयन 2+ wait a sec, gain 2 electrons means के +2 electrons, it gains these 2 electrons and it forms copper. समझ आई? कैथोड से कॉपर लूज़ हो रहा है, ये हमारे एनोड से, ये एनोड की इक्वेशन है. एनोड से कॉपर लूज़ हो रहा है और ये हमारे कैथोड की इक्वेशन है. कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है. एनोड से कॉपर लूज़ हो रहा है, ये कॉपर है, लूज़ हुआ, सॉल्यूशन में आया, और कैथोड पे कॉपर जाके गेन हो रहा है. ठीक है, सो एनोड पे लॉस होता है, ऑलराइट, लॉस ऑफ कॉपर, एंड कैथोड पे इट्स गेन ऑफ कॉपर. ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस. एनोड पे देयर इज़ अ लॉस ऑफ कॉपर एंड कैथोड पे देयर इज़ गेन ऑफ कॉपर. ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस. ये हमारी एनोड की इक्वेशन है, ये हमारे कैथोड की इक्वेशन है. और now let's read what the question says. Which equation represents the reaction taking place at the anode in the electrolysis? अभी हमने डिस्कस किया है एनोड पे कॉपर लूज़ हो रहा है. कॉपर जो मेटल है वो कॉपर आयंस बना रहे हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं और कॉपर आयंस बना रहे, 2+ बन रहे हैं. मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ से लूज़ किए हैं, तो ये 2+ आ गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं जो उसने लूज़ किए हैं. ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस. ये 2 निकल आए हैं, इसमें से पहले ये दोनों कंबाइंड थे तो 0 चार्ज था, फिर 2 इसने लूज़ कर दिए और 2 बाहर निकल आए. फिर कैथोड पे जाके वापस इसने ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया. जब ये कैथोड पे आया तो ये इसके ऊपर था +2,
इसने फिर यहाँ पे डाले अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपने वापस, और वापस कॉपर बन गया। तो देख लें दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो आई होप दैट मेड सेंस। अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमें एनोड की चाहिए, तो एनोड पे कॉपर आयनिक फॉर्म में आ रहा है, कॉपर आयनिक फॉर्म में आ रहा है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये वाली इक्वेशन देखें, ये वाली, व्हाट इज़ दिस इक्वेशन? ये कैथोड पे है, कॉपर वापस सॉलिड में आ रहा है अपने आयनिक फॉर्म से, ठीक है। लेकिन हमें एनोड की चाहिए थी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। द combustion of methane is exothermic. The equation is given below. What can be deduced from the fact that the reaction is exothermic? Fewer bonds are broken than are made. Less energy is involved in breaking bonds than involved in making bonds. More bonds are broken than made. More energy is involved in breaking bonds than is involved in making bonds. ठीक है, हम इस कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या चीज़ें एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स मैटर नहीं करते, कितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, नहीं मैटर करता। एनर्जीज मैटर करती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में। तो ये जो एक ऑप्शन सी है ना, मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन दैन आर मेड, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मेनी बॉन्ड्स यू मेक, हाउ मेनी बॉन्ड्स यू ब्रेक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस इस बात से डिफाइन नहीं होते कि हम कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं। फ्यूअर बॉन्ड्स आर ब्रोकन, नहीं, हम बॉन्ड नंबर नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं और कितने टूट रहे हैं, हम एनर्जी को देखते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज़ हो रही है। तो सबसे पहले आप हमेशा एक्सो एंडोथर्मिक के क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखोगे कि फ्यूअर बॉन्ड्स आर मेड, मोर बॉन्ड्स आर मेड, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स डोंट मैटर, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट्स अबाउट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी रिलीज्ड। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर इन दिस कि आपको एनर्जी से डील करना है, ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स से। तो ये 2 ऑप्शंस आर रिजेक्टेड। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बची हैं। अब एक्सो और एंडो में आप फ़र्क देख लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हम जब देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ना, सबसे पहले हम बॉन्ड जो ब्रेक करते हैं, कोई भी रिएक्शन करना है तो सबसे पहले उसके लिए हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं, फिर हम न्यू बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर इंस्टेंस टेक एग्जांपल कि हमें पेंसिल है और उस पेंसिल को ब्रेक करना है, सो वी नीड टू गिव एनर्जी टू ब्रेक द पेंसिल, ठीक है। और जब वो पेंसिल वापस उन 2 पीसेस को आप जोड़ते हो ना, जो बॉन्ड मेकिंग है ना, उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, या बॉन्ड मेकिंग है, वो एनर्जी रिलीज़ करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है। ये हमारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमारी हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। हीट एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब है कि जब हम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, तो हमारी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। मोर एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। I hope you get this thing. So less energy is involved in breaking bonds than involved in making bonds. Yeah. More energy is involved in breaking. नहीं, breaking bonds के लिए हमने कम यूज़ की है, making के लिए ज़्यादा की है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि बॉन्ड मेकिंग के लिए हम ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। Now let's move on to question 17. How does a catalyst increase the speed of the reaction? That's very simple. A catalyst increases the speed by lowering the activation energy. By increasing the collision frequency, no. By increasing the speed, no. By increasing the temperature, no. By lowering the activation energy, yes. अब activation energy क्या होती है? अब मैं आपको ना एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये आपको हेल्प करेगा। देखें, ये हमारा, इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये हमारा रिएक्टेंट है। एक सेकेंड, why
वाई इट्स नॉट बीइंग मेक, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बीच में हमारा ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, यहाँ पे हम एनर्जी दिखा रहे हैं, ये हमारा एनर्जी वाला एक्सेस है, सेकंड दिस वाई एक्सेस इज़ एनर्जी, और ये हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन किस तरह चल रहा है। अच्छा, ये मैंने बताया था कि दिस वन आर माय रिएक्टेंट्स, और ये वाली साइड मेरी प्रोडक्ट्स की है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब मैं अपने पार्टिकल्स बनाती हूँ, ठीक है। मैं रैंडम यहाँ पे पार्टिकल्स बना, दीज आर माई पार्टिकल्स, ठीक है। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे, ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी का एक्सेस है ना, ये देखें, ये वाला एक्सेस मैंने क्या कहा था, ये एनर्जी का एक्सेस बताया था ना, ये एनर्जी वाला है ना, तो ये मेरे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। रैंडम मैं पार्टिकल्स बना रही हूँ। अब ये अगर आपको बात समझ आ गई ना, तो इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। दीज आर माई पार्टिकल्स, मैं कहती हूँ मेरे पास जो एनर्जी है ना, अब मैं अपना एनर्जी बना मतलब वो एनर्जी का वो आई एम मेकिंग विद ग्रीन कलर, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई हैव, ठीक है। एंड आई एम हाईलाइटिंग इट विद ग्रीन कलर इज़ वेल, ठीक है। इतनी एनर्जी मेरे पास है, ये नीचे वाला सारी एनर्जी मेरे पास है, ठीक है। इतनी एनर्जी मेरे पास है। अब ये जो है ना, एक सेकेंड, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब देखें, अब इतनी एनर्जी जब मेरे पास है, तो इसमें मेरे पास कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्टिकल्स हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है, ठीक है। इतने एनर्जी मेरी डिमांड है कि मैं पार्टिकल्स रिएक्शन करें, ठीक है। जब तक इतनी एनर्जी नहीं हो, इससे जिन जिन पार्टिकल्स की इससे ऊपर एनर्जी है ना, सिर्फ वही रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जिन जिन पार्टिकल्स की इस लेवल से ऊपर एनर्जी है ना, सिर्फ वो रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ऊपर तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं। तो यानी मैं कहती हूँ कि जब तक आपकी इससे ऊपर एनर्जी होएगी नहीं ना, आप रिएक्शन नहीं कर सकते। तो 12 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अभी रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उन बेचारों की इस लेवल से नीचे एनर्जी है। सिर्फ 6 पार्टिकल्स ऊपर वाले रिएक्शन कर रहे हैं, सिर्फ 6 पार्टिकल्स ऊपर वाले रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है। अब कैटलिस्ट क्या करता है, अब मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैटलिस्ट, ये जो एनर्जी की डिमांड है ना, ये वाली, ये जो मैंने बनाई है, इस लाइन को नीचे ले आता है इतनी। अब मैं कहती हूँ कि कैटलिस्ट डाला है तो सिर्फ ये जो नई ब्लू लाइन है ना, इतनी एनर्जी चाहिए। अब कितने पार्टिकल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्टिकल्स आ गए। पहले हमारे पास सिर्फ 6 पार्टिकल्स थे जो हमारी डिमांड को मीट कर रहे थे, जिनकी इस लेवल से ऊपर एनर्जी थी। अब हमारे 13 पार्टिकल्स की एनर्जी इस लेवल से ऊपर है। अब समझ आया एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। वो क्या करता है कि आपको जितनी एनर्जी चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, उसको डिमांड को लोअर कर देता है। तो आपके ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व, अब सिर्फ बेचारे 1 2 3 4 5 पार्टिकल्स अभी भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ 5, लेकिन 13 कर सकते हैं। तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ये कैटलिस्ट का इफेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी की डिमांड जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मिनिमम एनर्जी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, उसको ही कम कर देता है ना। जब वो डिमांड कम हो गई तो ऑब्वियसली ज़्यादा उनके पास आ गए। फॉर इंस्टेंस आप कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं, ठीक है, और वो 2000 का है फॉर एग्जांपल, वो 2000 कॉस्ट करते हैं, तो 5 लोग ख़रीद सकते हैं। अब अगर वो अपनी प्राइस ही कम कर दें, 2000 से 500 पे लें, तो 10 लोग ख़रीदेंगे। तो कैटलिस्ट ये करता है, उसकी प्राइस को कम कर देता है ताकि ज़्यादा लोग ख़रीद सकें। समझ आई, ताकि ज़्यादा पार्टिकल्स रिएक्ट कर सकें, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई। इफ़ यू understood all of this, do like the video and subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.